नमस्कार। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ईथन और मेलिसा को जानने वाला हर कोई उन्हें एक आदर्श जोड़ा मानता था। वे पारिवारिक समारोहों में जाते, दोस्तों की जन्मदिन पार्टियों में अक्सर मेहमान बनकर पहुंचते और अपने रिश्ते में कभी भी किसी समस्या का कोई संकेत नहीं दिखाते थे। खास तौर पर ईथन एक समर्पित पति के रूप में जाना जाता था, जो एक मजबूत और प्यार भरे परिवार के महत्व में गहरा विश्वास रखता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि पिता बनना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। एक ऐसा सपना जिसे वो अपनी किशोरावस्था से देखता आया था, जब वो उस दिन की कल्पना करता था जब वो अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठा सकेगा। जब भी दोस्तों के बीच या पारिवारिक कार्यक्रमों में यह विषय उठता, तो ईथन की आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती थी जो बच्चे के लिए उसकी सच्ची इच्छा को साफ जाहिर करती थी। दूसरी ओर मेलिसा में वैसा उत्साह नजर नहीं आता था। हालांकि वह अपनी असली भावनाओं को जाहिर करने में बहुत सावधान रहती थी। सच तो यह था कि मां बनना उसके दिल में कोई खास जगह नहीं रखता था। जब ईथन बच्चों के बारे में बात करता, तो उसकी आंखों में वैसी चमक नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह उसे निराश करने या बेवजह के झगड़े से बचने के लिए बिना किसी दृढ़ विश्वास के उसकी हां में हां मिला देती थी। उनकी दिनचर्या बिल्कुल सही चल रही थी, जब तक कि एक दिन ईथन ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला नहीं कर लिया। घर को उस बच्चे के लिए तैयार करना जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसके लिए उस कमरे को पेंट करना जो नर्सरी बनने वाला था, सिर्फ घर का एक काम नहीं था। यह उस बच्चे के लिए प्यार, उम्मीद और देखभाल का एक प्रतीक था, जिसे वह अभी तक जानता भी नहीं था, लेकिन जो पहले से ही उसके सभी विचारों पर हावी था। एक शनिवार की सुबह ईथन एक खास उत्साह के साथ जागा। वह जल्दी उठा, अपने कुछ पुराने कपड़े पहने जो उसने ऐसे ही मौकों के लिए बचाकर रखे थे, और पेंट के डिब्बे खरीदने के लिए पास की दुकान पर चला गया। उसने बहुत ध्यान से रंग चुने, हल्का नीला और सफेद, ऐसे नर्म रंग जो शांति और अपनेपन का एहसास दिलाते थे। जब वह घर लौटा, तो उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने ब्रश, रोलर्स और पुराने अखबार इकट्ठे किए, ताकि उस लकड़ी के फर्श को बचाया जा सके जो मेलिसा को बहुत पसंद था। जब ईथन दीवारों पर पेंट करने लगा, धीरे धीरे गुनगुना रहा था और सजावट की हर एक बारीकी की कल्पना कर रहा था, तभी मेलिसा कमरे में आई। वह परेशान दिख रही थी। उसका चेहरा थोड़ा तनाव में था और उसने अपनी बाहें नाराजगी से बांध रखी थीं। ईथन एक पल के लिए रुका और हैरान होकर पूछा कि क्या कुछ गड़िड़ हबड़ दिया है। मेलिसा ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली और बहुत सोच समझकर शब्दों को चुना। उसने सामान्य से ज्यादा गंभीर लहजे में कहा कि उसे ताजे पेंट से गंभीर एलर्जी है, इसीलिए उसे हफ्ते भर के लिए घर से दूर रहना होगा। ईथन को यह अजीब लगा, क्योंकि इतने सालों में उसने कभी मेलिसा को इस एलर्जी का जिक्र करते नहीं सुना था। लेकिन उसने सवाल न करने का फैसला किया। आखिरकार वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता था और उस खास पल को किसी शक या संदेह से खराब नहीं करना चाहता था। मेलिसा ने जल्दी से कहा कि उसने एक स्पा में समय बिताने की योजना बनाई है, यह कहते हुए कि उसे आराम करने के लिए एक ब्रेक की सख्त जरूरत है। ईथन शांति से मान गया, हालांकि उसने अपने सीने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसके अंदर से कुछ कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ी आमा है, लेकिन उसने अपने दिल में बज रही खतरे की घंटी को नजरअंदाज करना बेहतर समझा। शायद वह बस ज्यादा ही चिंता कर रहा था, उसने सोचा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, मेलिसा ने सीधे अपनी पुरानी दोस्त जेसिका को फोन किया। धीरे धीरे और थोड़ी बेचैन आवाज में उसने जेसिका से कहा कि अगर ईथन यात्रा के बारे में कुछ भी पूछे,
तो वह उसकी कहानी की पुष्टि कर दे। जेसिका ज्यादा सवाल किए बिना मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे साफ महसूस हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि मेलिसा ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी कि वह उस हफ्ते असल में क्या करने वाली थी, और जल्दी से बात खत्म कर दी। मेलिसा के ध्यान दिए बिना ईथन, जो अभी भी अपनी पत्नी की अजीब बातों से परेशान था, उसके व्यवहार में छोटे छोटे बदलावों पर गौर करने लगा। वह हमेशा अपने फोन पर रहती थी, कुछ खास मैसेज आने पर धीरे से मुस्कुराती थी और दूर दूर खोई हुई लगती थी। ऐसे विचारों में डूबी रहती थी जिनमें साफ तौर पर वो शामिल नहीं था। इन छोटे छोटे सुरागों ने ईथन को अंदर से खाना शुरू कर दिया और उस रिश्ते में शक का बीज बो दिया जो कभी इतना आदर्श लगता था। उसने बुरी भावना को दूर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह मेलिसा को विचलित या रहस्यमयी व्यवहार करते देखता, तो उसका दिल भारी हो जाता। जो कमरा कभी उम्मीद का प्रतीक हुआ करता था, अब पहले से कहीं ज्यादा खाली और खामोश लगने लगा था। फिर भी वह पूरी लगन से दीवारों को पेंट करने में लगा रहा, यह सोचकर खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि उसके संदेह का कोई वास्तविक आधार नहीं था। उस रात ईथन सो नहीं सका। मेलिसा के बगल में लेटे हुए, जो जल्दी सो गई थी, वह अंधेरी छत को घूरता रहा और महसूस किया कि जब तक वह सच्चाई नहीं जान लेता, उसकी बेचैनी दूर नहीं होगी। ठीक उसी पल उसने अपने सभी नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ जाकर एक सख्त फैसला किया। इतने सालों में पहली बार उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि मेलिसा क्या छिपा रही थी। बहुत सावधानी से, ताकि वह जाग न जाए, ईथन ने उसका फोन उठाया। उसके हाथ इस घुसपैठ भरे काम से अपराध बोध में कांप रहे थे। जैसे ही उसने फोन अनलॉक किया, उसका दिल तेजी से धक-धकने लगा और हाथ ठंडे पड़ आ गए। उसने कई सामान्य बातचीतें देखी, जब तक कि वह आखिरकार जेसिका के साथ हुई बातचीत तक नहीं पहुंच गया। उसकी सांसें धीमी और अनियमित हो गईं जब उसने एक ऐसी लाइन देखी जो उसके सीने में चाकू की तरह चुभ गई। अगर ईथन पूछे तो कह देना कि हम साथ में घूमने जा रही हैं। वह वहीं जम गया। आंखें उस वाक्य पर टिकी थीं। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी-अभी क्या खोजा है। जिस महिला से वह प्यार करता था और जिसके साथ एक परिवार बनाने की उम्मीद करता था, वह झूठ बोल रही थी। कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रही थी जो उसे तोड़ ढक कर रख देगा। ईथन ने सावधानी से फोन मेलिसा के बगल में वापस रख दिया और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चला गया। उस पल उसके साथ रहना उसके लिए नामुमकिन था। खामोश लिविंग रूम में अकेले बैठे, रात के अंधेरे में डूबे हुए, उसे एहसास हुआ कि उसे समझदारी से काम लेना होगा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन इस स्थिति को सम्मान के साथ संभालने के लिए उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना था। वह पूरी रात जागता रहा, उस धोखे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका सोचता रहा, जिसे वह अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उस रात ने ईथन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह अब वही आदमी नहीं था जो कुछ घंटे पहले एक कमरे को पेंट कर रहा था, भविष्य के सपने देख रहा था। अब उसका भविष्य धोखे और एक ऐसे दर्द से खतरे में था जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रविवार की सुबह मुश्किल से हुई थी जब मेलिसा उठी। वह धीरे धीरे बेडरूम में घूम रही थी, अपने सूटकेस में ध्यान से चुने हुए कपड़े पैक कर रही थी। उसका दिल सिर्फ यात्रा के उत्साह से नहीं, बल्कि उस राज के कारण भी धक धक रहा था जिसे वह छिपाए हुए थी। घर में कहीं और ईथन बिल्कुल शांत लेटा रहा, सोने का नाटक करता रहा, उसकी हर हरकत को दर्द और अविश्वास के मिले जुले भाव से सुनता रहा।
मेलिसा ने धीरे धीरे अपने सूटकेस की जिप बंद की, अपना फोन उठाया, जल्दी से अपने मैसेज देखे और एक गहरी सांस ली, जैसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटा रही हो। उसके पूर्व प्रेमी रायन ने पहले ही फ्लाइट की पुष्टि कर दी थी और मियामी के एक लग्जरी रिजॉर्ट में एक आरामदायक स्वीट बुक कर लिया था। सब कुछ इतना आसान, इतना सही लग रहा था। उसे बस कुछ और मिनटों के लिए शांत रहना था, इतने समय के लिए कि वह बिना किसी शक के निकल सके। जब वह तैयार हो रही थी, ईथन आखिरकार बिस्तर से उठा, धीरे धीरे कपड़े पहने और कॉफी बनाने के लिए रसोई में चला गया। पानी गर्म करते समय उसने कुछ नहीं कहा और उसकी खामोशी उस पल किसी भी शब्द से ज्यादा भारी थी। ईथन सब कुछ जानता था, लेकिन उसे बस थोड़ी देर और अपनी भावनाओं को छिपाकर रखना था। यह महसूस करना कि जिस महिला से वह प्यार करता था, वह उसे धोखा देने वाली थी, कि यह सिर्फ दोस्तों के साथ एक आरामदायक यात्रा नहीं थी। इस निराशा को न दिखाना मुश्किल था। मेलिसा एक बनावटी मुस्कान के साथ रसोई में आई, शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। ईथन उसकी हर हरकत को ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ धीमी गति में हो रहा हो। उन छोटी छोटी चीजों पर गौर कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कैसे वह उससे नजरें मिलाने से बच रही थी, या कैसे वह घबराहट में अपने बालों को अपने कान के पीछे कर रही थी। छोटी छोटी बातें जो अब बहुत मायने रखती थीं। जल्दी से एक कप कॉफी पीने के बाद मेलिसा ने कहा कि अब एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। ईथन ने उसे छोड़ने की पेशकश की, लेकिन उसने यह कहते हुए तुरंत मना कर दिया कि जेसिका पहले से ही रास्ते में है। उसने चुपचाप सिर हिलाया, एक और झूठ को बस कुछ पलों के लिए और गुजर जाने दिया। मेलिसा ने ईथन की बेचैनी को महसूस किया, लेकिन उसे नजरअंदाज करना चुना। यह मानना पसंद किया कि उसे कुछ भी शक नहीं है। उन्होंने बाहर जेसिका की कार के रुकने की आवाज सुनी और मेलिसा अलविदा कहने के लिए दौड़ दी। ईथन उसे दरवाजे तक छोड़ देने आया, धीरे से उसका हाथ पगड़ी दहा और एक अजीब शांत आवाज में उसे नीले कागज में लिपटा एक छोटा सा डिब्बा दिया, जिस पर एक सफेद रिबन पूरी खूबसूरती से बांधा हुआ था। हैरान होकर उसने तोहफे की तरफ देखा और पूछा, यह क्या है ईथन? वह हल्का सा मुस्कुराया, हालांकि उसकी आंखें उस मुस्कान से मेल नहीं खा रही थीं, और एक परेशान करने वाली शांति के साथ जवाब दिया, बस तुम्हारे लिए कुछ खास है, लेकिन वादा करो कि तुम इसे स्पा पहुंचने पर ही खोलोगी। यह एक सरप्राइज है। एक पल के लिए मेलिसा को इस अप्रत्याशित इशारे पर अपराध बोध का एक चुभन महसूस हुआ। उसके चेहरे पर पछतावे की एक झलक आई, लेकिन उसने उसे परे धकेल दिया। वही नकाब पहन लिया जो उसने इस यात्रा के लिए तैयार किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुस्कुराई, वादा किया कि वह जैसा उसने कहा है वैसा ही करेगी, और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई, ईथन को पीछे छोड़ते हुए। कार में बैठते ही जेसिका ने उस रहस्यमयी तोहफे के बारे में पूछा, लेकिन मेलिसा ने इस बारे में बात करने से परहेज किया। वह खुद को यह समझाने में बहुत व्यस्त थी कि वह अपने दिल की बात मानकर सही चुनाव कर रही है, भले ही वह जानती थी कि वह ईथन को कितना दुख पहुंचा सकती है। एयरपोर्ट के पूरे रास्ते में वह खुद से दोहराती रही कि वह इस रूटीन और उन सपनों से दूर इस हफ्ते की हकदार है जो वह अपने पति के साथ साझा नहीं करती थी। अपराध बोध से निपटने के लिए उसे इस पर विश्वास करना ही था। घंटों बाद हवाई जहाज में रायन के बगल में बैठी मेलिसा ने लंबे समय बाद पहली बार आजाद महसूस किया। उसने खुद को एक चौड़ी मुस्कान दी, उन चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करते हुए जो उसका जमीर उसे भेजने की कोशिश कर रहा था।
रायन ने उड़ान के दौरान उसका हाथ पकड़े रखा, उसे विश्वास दिलाया कि ये दिन अविस्मरणीय होंगे। मेलिसा ने अपनी आंखें बंद कर ली, उस वादे को परम सत्य के रूप में अपनाने की कोशिश की। इस बीच घर पर ईथन अब शांत रहने का नाटक नहीं कर सकता था। मेलिसा के फोन पर टेक्स्ट मैसेज की छवि उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, एक जिद्दी बुरे सपने की तरह उसे सता रही थी। पूरे दिन अकेले वह अपने सबसे काले विचारों से जूझता रहा, यह पता लगाने की कोशिश करता रहा कि सब कुछ इतना गलत कहां हो गया। दर्दनाक सवाल उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उनके विवाह में क्या कमी थी? उसने इस धोखे के लायक क्या किया था? दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाने और गहरी उदासी के बोझ के बावजूद ईथन ने निराशा के आगे घुटने न टेकने का फैसला किया। उसे अपने होश में रहना था, कुछ ऐसा करना था जो बिना नियंत्रण खोए उसके दर्द को स्पष्ट रूप से दिखाए। इसी इरादे से उसने सावधानी से अपने अगले कदमों की योजना बनानी शुरू कर दी। इस बीच मेलिसा और रायन रिजॉर्ट पहुंचे। वह जगह वैसी ही थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। साफ पानी वाला एक बड़ा पूल, शानदार स्वीट्स और समुद्र के नजारे वाला एक फैंसी रेस्टोरेंट। वे बस गए, अपना सामान खोला और रोमांटिक लापरवाह माहौल का आनंद लेने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अगले पूरे दिन मेलिसा ने खुद को रायन के साथ हर पल में डूबने दिया। उसने वह सब कुछ भूलने की कोशिश की जो वह पीछे छोड़ आई थी। ड्रिंक्स, हंसी और हल्की फुल्की बातचीत के बीच वह उस बेचैन करने वाली भावना को दबाने में कामयाब रही जो अभी भी उसके दिमाग में गहरी बसी हुई थी। लेकिन रात के अंत में, रात के खाने के बाद, अपने कमरे में वापस आकर उसे ईथन के रहस्यमयी तोहफे की याद आई। जब रायन नहा रहा था, मेलिसा ने सावधानी से लिपटे हुए डिब्बे को उठाया और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी जांच करने लगी। उसे जिज्ञासा महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक अजीब घबराहट भी। धीरे धीरे सफेद रिबन खोलते हुए उसने नीले डिब्बे को खोला और उसके अंदर रखी चीज को देखा। उसे कंडोम का एक डिब्बा और करीने से मोद्दा हुआ एक छोटा सा नोट मिला। ईथन ने क्या लिखा है, यह पढ़ने से पहले ही उसका दिल तेजी से धक धकने लगा। कांपते हाथों से उसने धीरे धीरे कागज के छोटे से टुकड़े को खोला और हर एक शब्द उसकी आत्मा में छुरी की तरह चुभ गया। इन्हें इस्तेमाल करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम गर्भवती हो गई तो उस बच्चे का कोई पिता नहीं होगा। ठीक उसी पल मेलिसा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके आसपास सब कुछ खामोश हो गया। उसका पूरा शरीर सदमे, अपराध बोध और डर की एक कुचल देने वाली भावना से कांप रहा था। उसने घबराकर चारों ओर देखा, जैसे कि ईथन वहीं कमरे में मौजूद हो, चुपचाप देख रहा हो। रायन ठीक उसी समय बाथरूम से बाहर निकला, उसके हैरान चेहरे को देखकर। लेकिन मेलिसा सिर्फ इतना ही फुसफुसा सकी कि उसे अकेले रहना है। वह जल्दी से कपड़े पहनकर चला गया, यह महसूस करते हुए कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसे पछतावे में डूबने के लिए छोड़ गया। उस आलीशान और ठंडे कमरे में मेलिसा ने पहली बार अपने चुनावों के असली वजन को समझा। ईथन के नोट को अपनी छाती से लगाए हुए उसके चेहरे पर चुपचाप आंसू बह रहे थे, यह जानते हुए कि उसने अभी अभी कुछ ऐसा नष्ट कर दिया है जिसे वह कभी ठीक नहीं कर पाएगी। ईथन अब सब कुछ जानता था और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह बिस्तर पर वहीं बैठी रही, उस छोटे से नोट को कसकर पकड़े हुए। उसकी सांसें अनियमित थीं और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह फट जाएगा। उस कागज के टुकड़े पर लिखा हर शब्द उसकी आत्मा को एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह काट रहा था। यह सिर्फ संदेश ही नहीं था,
यह दर्दनाक एहसास था कि उसने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कुछ मिनटों के लिए वह हिली भी नहीं, सिर्फ अपने चारों ओर खामोशी की गूंज सुनती रही। रायन उसके कहने पर कमरे से चला गया था, लेकिन इससे न तो राहत मिली और न ही कुचलने वाला अपराध बोध कम हुआ। उस रात आलीशान होटल का कमरा एक घुटन भरी जेल जैसा महसूस हुआ, जिससे कोई बच नहीं सकता था। जैसे किसी मशीन की तरह उसने अपना फोन उठाया और ईथन को फोन करने की कोशिश की। उसका हताश दिमाग किसी तरह की प्रतिक्रिया के लिए तरस रहा था, उसकी तरफ से कुछ भी जो उसकी पीड़ा को कम कर सके। लेकिन हर बार उसे सिर्फ उसके वॉइसमेल की ठंडी, उदासीन आवाज सुनाई दी। वह बार बार कोशिश करती रही, उसी खामोशी का सामना करती रही जिसने उसे और भी हताश कर दिया। मेलिसा खिड़की के पास गई और किसी उम्मीद की तलाश में अंधेरे रात के आसमान को देखा। जो तारे कभी इतने स्वागत करते हुए लगते थे, अब वे दूर और ठंडे महसूस हो रहे थे, उस खालीपन को दर्शाते हुए जो वह अंदर महसूस कर रही थी। उसके विचार ईथन की ओर लौट आए, उसे नर्सरी को पेंट करते हुए, उस सच्ची, शुद्ध खुशी के साथ मुस्कुराते हुए कल्पना करते हुए जिसे उसने कभी सच में साझा नहीं किया था। अब हालांकि उसे उस सुरक्षा की भावना की याद आ रही थी जो सिर्फ ईथन ने उसे कभी दी थी। एक आवेग में वह बाथरूम में गई और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का, अपना दिमाग साफ करने की कोशिश की। आईने ने एक ऐसी महिला को दिखाया जिसे वह मुश्किल से पहचान पा रही थी, पीली, सूजी हुई आंखों वाली और स्पष्ट रूप से परेशान। मेलिसा को खुद पर, अपने खराब फैसलों पर और कितनी आसानी से उसने उस सच्चे प्यार को नष्ट कर दिया जो उसके पास घर पर था, उस पर गुस्सा आया। वहां उस सुंदर सफेद संगमरमर के बाथरूम में उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक हफ्ते का मजा या एक संक्षिप्त पलायन नहीं था। यह वास्तव में वह सजा थी जिसके लिए उसने खुद को चुना था। चीजों को किसी भी तरह से ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित, मेलिसा अपने फोन पर वापस गई, जल्दी घर लौटने के लिए एक फ्लाइट खोजने की बेतहाशा कोशिश कर रही थी। टाइप करते समय उसके हाथ कांप रहे थे और चिंता हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। लेकिन जल्द ही उसे अपनी पूरी निराशा के साथ एहसास हुआ कि कोई भी उपलब्ध फ्लाइट नहीं थी जो उसे जल्दी वापस ले जा सके। रिजॉर्ट पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रहा था, जैसे कि उसे अदृश्य बाधाओं से वास्तविक जीवन से काट दिया गया हो। लाचारी की यह भावना कुचलने वाली थी। मेलिसा बिस्तर पर लेट गई, छत को घूरते हुए अपने ही विचारों में डूब गई। अपराध बोध एक खुले घाव की तरह महसूस हुआ जो दर्द से धक धक रहा था। पूरी रात वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकी। उसका दिमाग ईथन के शब्दों को बार बार दोहराता रहा, एक मानसिक यातना में अंतहीन रूप से गूंजता रहा जिसे वह रोक नहीं सकती थी। सुबह हुई और रायन कमरे में लौटा। जाहिर तौर पर उसकी दयनीय स्थिति से भ्रमित और चिंतित था। थोड़ी धैर्य या सहानुभूति के साथ उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। रोने से लाल आंखों के साथ मेलिसा ने नहीं में सिर हिलाया और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, फिर हार मान ली, यह महसूस करते हुए कि जोर देना बेकार है, और चला गया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह उसकी भावनात्मक उथल-पुथल से निपटना नहीं चाहता। अगले दिनों में जब रायन रिजॉर्ट की सुविधाओं का आनंद ले रहा था, मेलिसा मुश्किल से ही कमरे से बाहर निकली। स्पा, पूल और रोमांटिक डिनर अब कोई मायने नहीं रखते थे। उनकी जगह अकेलेपन और खालीपन की गहरी भावना ने ले ली थी।
हर पल असहनीय महसूस होता था और ईथन से कोई खबर न मिलना, जो उसके हताश कॉल्स और संदेशों को नजरअंदाज करता रहा, ने इसे और भी बदतर बना दिया। एक समय पर मेलिसा ने जेसिका को फोन करने का फैसला किया। अपनी दोस्त से उसकी तरफ से हस्तक्षेप करने की भीख मांगी। जेसिका, जिसने शुरू में मेलिसा को अपना झूठ छिपाने में मदद की थी, यह महसूस करने के बाद कि ईथन कितना पीड़ित था, उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। फोन पर उसका लहजा कठोर और दूर का था। कुछ शब्दों में जेसिका ने कहा कि वह अब और साथ नहीं दे सकती और मेलिसा को अपने कार्यों के परिणामों का सामना खुद करना होगा। यह एक अंतिम सजा की तरह था। मेलिसा सच में अकेली थी। उसने धीरे धीरे कॉल समाप्त की, कमरे में घूमती रही, पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रही थी। जो आत्मविश्वास उसके पास पहले था, उसकी जगह पछतावे और संदेह ने ले ली थी। पहली बार उसने देखा कि ईथन सिर्फ एक सौम्य, समर्पित पति नहीं था। वह एकमात्र पुरुष था जिसने उसे कभी सच्चा प्यार किया था और उसने उसे सबसे बुरे तरीके से खो दिया था। उस अंतहीन हफ्ते के बाकी दिन घिसटते रहे। हर मिनट पिछले से ज्यादा दर्दनाक था। मेलिसा अपनी छाती को कुचलने वाली चिंता की लगातार भावना को सहन नहीं कर सकी। वह एक बार भी ईथन का चेहरा, उसकी नरम दयालु आवाज या जिस तरह से उसने हमेशा उसके साथ सम्मान और स्नेह से व्यवहार किया था, उसे भूल नहीं पाई। अब वह समझ गई थी कि वह कितना कीमती था। जब हफ्ता आखिरकार समाप्त हुआ, मेलिसा ने जल्दी में अपना सामान पैक किया। उस कमरे को छोड़ने के लिए बेताब थी जहां उसने अपने सबसे बुरे पल बिताए थे। रिजॉर्ट छोड़ने से पहले उसने उस जगह पर एक आखिरी नजर डाली जो अब उसकी सबसे बड़ी विफलता का प्रतीक थी, ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसका एक हिस्सा हमेशा उस दर्दनाक याद में फंसा रहेगा। वापसी की उड़ान के दौरान बादलों के ऊपर उड़ते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्वीकार किया कि अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना असंभव था। सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया था और पहली बार उसे भविष्य के बारे में सच्चा डर महसूस हुआ। मेलिसा की छाती में जकड़न महसूस हुई और टैक्सी धीरे धीरे उस जानी पहचानी गली में मुड़ी जहां वह ईथन के साथ रहती थी। हर घर, हर पेड़, हर कोना अब अलग लग रहा था, जैसे कि वे एक ऐसी जिंदगी की यादें हों जो अब मौजूद नहीं थी। जैसे ही कार शांत गली में आगे बढ़ी, उसका दिल एक भारी कड़वी उम्मीद के साथ धड़क रहा था। आखिरकार जब वह अपने घर के सामने पहुंची, तो मेलिसा ने तुरंत कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों को कमजोर कर दिया और उसके शरीर में एक कंपकंपी दौड़ धा दी। फुटपाथ पर, ठीक दरवाजे के पास, उसके सूटकेस करीने से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, इतनी सावधानी से जमाए गए थे जैसे किसी ने उस इशारे की योजना बनाने में बहुत समय बिताया हो। गहरी निराशा की एक लहर उस पर छा गई जब उसे एहसास हुआ कि ईथन का उसे उस घर में कदम रखने देने का कोई इरादा नहीं है जो कभी उनका हुआ करता था। कांपते हाथों से उसने टैक्सी वाले को भुगतान किया और धीरे धीरे बाहर निकली। अपने सामान को खुले में देखने की शर्म और अपमान से अभिभूत थी। कुछ पड़ोसियों ने अपने पर्दों के पीछे से झांका, इस दुखद दृश्य को किसी शो की तरह देख रहे थे। लेकिन मेलिसा ने शायद ही ध्यान दिया। उसका अपना दर्द इतना मजबूत था कि वह किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब वह सूटकेस के पास पहुंची, तो उसने ऊपरी हैंडल से जुड़ा एक छोटा सा नोट देखा। उसकी बर्फीली उंगलियों ने कागज को खोलने के लिए संघर्ष किया और उसने ईथन की मजबूत, निर्णायक लिखावट को पढ़ा। उन कुछ शब्दों ने उसके चारों ओर सब कुछ ढहा दिया। उम्मीद है कि यह हफ्ता उस जिंदगी से ज्यादा कीमती था जिसे हम साथ मिलकर बना रहे थे। शुभकामनाएं। मेलिसा
फुटपाथ पर वहीं खड़ी रही, गतिहीन, न रो पा रही थी और न ही कोई प्रतिक्रिया दे पा रही थी। उसका दिल टुकड़े-टुकड़े हो चुका था। ऐसा लगा जैसे उस पल में खुशी का हर एक कण गायब हो गया हो। संदेश इतना सरल और सीधा था। यह स्पष्ट करता था कि ईथन अब और कोई बातचीत नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं और माफी या सुलह का कोई मौका नहीं। उसने फिर से ईथन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन अभी भी बंद था। हर कॉल सीधे वॉइसमेल पर जा रही थी, जैसे कि उसकी आवाज सुनना भी उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो। खोया हुआ और हताश महसूस करते हुए मेलिसा ने एक बार फिर घर की ओर देखा और महसूस किया कि जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। एक भारी आह के साथ उसने अपने सूटकेस उठाए और कोने की ओर चल पड़ी। आखिरकार खामोश आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क रहे थे। कहीं और जाने की जगह न होने पर मेलिसा ने अपनी मां बेट्टी को फोन किया। वह चिंतित लग रही थी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कुछ भयानक हुआ है। मेलिसा में उस वक्त सब कुछ समझाने की हिम्मत नहीं थी। वह बस अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी मां के घर रहने की इजाजत मांग सकी। बेटी बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शर्त रखे तुरंत मान गई। बातचीत छोटी सी थी, पर बेटी समझ गई थी कि मामला बहुत गंभीर है। मां के घर पहुंचकर मेलिसा धीरे धीरे अंदर आई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फिर से एक छोटी बच्ची बन गई हो। बेटी ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लिया। एक ऐसा आलिंगन जो उसे यह एहसास दिला रहा था कि चाहे जो भी हुआ हो, उसका यहां हमेशा स्वागत है। उस रात अपनी मां के लिविंग रूम के पुराने सोफे पर बैठकर मेलिसा ने पहली बार जोर से हर एक दर्दनाक तफसील के साथ पूरी सच्चाई बयां की। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसे एहसास हुआ कि उसका हर शब्द एक गहरे जख्म की तरह था, जो उसकी कमजोरी, उसके स्वार्थ और उसके किए गए नुकसान को उजागर कर रहा था। बेटी बिना कुछ कहे, बिना उसे डांटे या जज किए, बस अपनी बेटी का हाथ थामे चुपचाप सुनती रही। लेकिन मेलिसा अपनी मां की आंखों में गहरी उदासी देख सकती थी। यह उदासी सिर्फ अपनी बेटी की हालत के लिए नहीं थी, बल्कि ईथन के लिए भी थी, जो हमेशा से एक प्यारा और नेक दामाद रहा था। जब मेलिसा ने अपनी बात खत्म की, तो वह चुप हो गई, किसी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी, इस उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो शायद उसके दर्द को कम कर सके। बेटी ने एक गहरी सांस ली, मेलिसा का हाथ और जोर से दबाया और शांति से कहा, बेटा, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाती हैं। तुमने जो किया, उससे सिर्फ ईथन को चोट नहीं पहुंची, तुम्हें भी पहुंची है। तुम जानती थी कि यह गलत है, फिर भी तुम उस रास्ते पर चली गई। अब तुम्हें इसके अंजाम का सामना करना ही होगा। मेलिसा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया और उन शब्दों का बोझ अपने दिल में महसूस करने लगी। बातचीत वहीं खत्म हो गई और मेलिसा को उस हकीकत का पूरा एहसास हो गया जिसका सामना उसे अकेले ही करना था। आने वाले दिनों में उसकी मां का घर एक शांत और उदास पनाहगाह बन गया। मेलिसा मुश्किल से अपने कमरे से बाहर निकलती, बहुत कम खाती और शायद ही किसी से बात करती। उसके विचार ईथन पर, अपने गलत फैसलों पर और इस बात पर अटके रहते थे कि अगर उसने कुछ और तय किया होता तो जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। रातें लंबी और दर्दनाक थीं, उन डरावनी यादों से भरी थीं जिनसे वह बच नहीं पा रही थी। इस बीच ईथन पूरी तरह से खामोशी में गायब हो गया था। उसके करीबी दोस्त भी
उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जैसे उसने कहीं दूर जाकर अपने जख्मों को भरने का फैसला कर लिया हो। धीरे धीरे मेलिसा को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पति नहीं खोया था, उसने एक सच्चा दोस्त, एक वफादार साथी और एक ऐसा भविष्य खो दिया था जहां तक वह अब कभी नहीं पहुंच सकती थी। कुछ हफ्तों बाद तलाक को अंतिम रूप दे दिया गया, जल्दी और बिना किसी भावना के, ठीक वैसा ही जैसा ईथन चाहता था। सुनवाई के दौरान ईथन ने कुछ नहीं कहा और मेलिसा की तरफ देखने से बचता रहा, जबकि वह उन कागजों पर दस्तखत करते हुए चुपचाप रोती रही जिन्होंने उसकी जिंदगी के सबसे अहम अध्याय को खत्म कर दिया था। सब कुछ खत्म होने के बाद मेलिसा अदालत से बाहर निकली, पहले से कहीं ज्यादा अकेली और खाली महसूस कर रही थी। उसने ईथन को अपनी कार की तरफ जाते और बिना एक बार भी पीछे मुड़े चले जाते देखा। उस पल वह निश्चित रूप से जान गई थी कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। मेलिसा अपनी मां की कार में बैठी और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक ऐसा खालीपन महसूस कर रही थी जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। यह एक डरावना, भारी नया एहसास था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अब नहीं जानती कि वह कौन है या उसे कहां जाना चाहिए। जो कुछ बचा था वह सीखने का एक लंबा और दर्दनाक रास्ता था, जो उन सभी चीजों के खंडहरों पर बना था जिन्हें उसने खुद ही नष्ट कर दिया था। तलाक फाइनल होने के बाद ईथन सभी दर्दनाक यादों से दूर एक नई शुरुआत की तलाश में दूसरे शहर चला गया। उसने एक छोटा सा तटीय शहर चुना जो इतना दूर था कि वह आजाद महसूस कर सके, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि वह अपनी जड़ों से कट जाए। इस नए माहौल में ईथन ने सीखा कि इतने दर्द के बाद भी नए सपनों और उम्मीदों के लिए जगह बाकी थी। धीरे धीरे उसका टूटा हुआ दिल ठीक होने लगा और मेलिसा के धोखे से मिला जख्म भरने लगा। उसी शांत शहर में ईथन की मुलाकात सोफिया से हुई, एक आकर्षक महिला जो शहर के बीचों बीच एक आरामदायक किताबों की दुकान की मालकिन थी। सोफिया की मुस्कान कोमल थी, आंखें चमकदार थीं और उसकी गर्मजोशी भरी हंसी सबसे ठंडे दिलों को भी पिघला सकती थी। उसने ईथन के दिल पर पड़े बोझ को महसूस तो किया, लेकिन उसकी सीमाओं का सम्मान करते हुए उसे बिना जताए उसका आत्मविश्वास वापस पाने में मदद की। बिना किसी जल्दबाजी के उन्होंने विश्वास, धैर्य और सच्ची परवाह पर आधारित एक रिश्ता बनाया। एक दिन जब वे सूर्यास्त के समय समुद्र तट पर टहल रहे थे, सोफिया ने ईथन से उसके सबसे गहरे सपनों के बारे में पूछा। समुद्र की ओर देखते हुए उसने धीरे से और बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं हमेशा से एक पिता बनना चाहता था। यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने बहुत ध्यान से योजना बनाई थी, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे लगा कि वह सपना मेरे अंदर ही मर गया है। सोफिया ने धीरे से उसका हाथ दबाया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए दृढ़ता से जवाब दिया, तुम्हारा सपना मरा नहीं है ईथन। शायद वह बस सही समय और सही इंसान का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी पल ईथन ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसे लगा था कि हमेशा के लिए खो गया है, उम्मीद। उसे एहसास हुआ कि सोफिया अपने कोमल और सच्चे तरीके से उसे फिर से खुश होने की एक वास्तविक संभावना दे रही थी। धैर्य और प्यार से उनका रिश्ता मजबूत और ठोस होता गया और ईथन को आखिरकार लगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो सच में उसके साथ रहना चाहता है। 2 साल बाद एक उजली सुबह मैटरनिटी रूम में एक नवजात शिशु के जोरदार और जीवंत रोने की आवाज गूंज उठी। ईथन ने पहली बार बच्चे बेंजामिन को सावधानी से अपनी गोद में लिया। अपने बेटे का वजन अपनी बाहों में महसूस करते हुए ईथन चुपचाप रो पड़ा।
यह महसूस करते हुए कि यही वह पल था जब उसका दिल आखिरकार पूरा हो गया था। थकान के बावजूद मुस्कुरा रही सोफिया को देखते हुए उसे फिर से शुरू करने के मौके और इस यकीन के लिए गहरा आभार महसूस हुआ कि किस्मत ने उसे एक नया अवसर दिया था। इस बीच मेलिसा की जिंदगी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया था। तलाक के बाद उसने रयान से संपर्क करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसे उस एक व्यक्ति में सुकून मिलेगा जो उसे सांत्वना दे सकता था। लेकिन रयान के लिए वह रिजॉर्ट की छुट्टी एक पल के मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं थी। उसने यह कहते हुए उसे सीधे तौर पर मना कर दिया कि उसकी किसी गंभीर रिश्ते या उसके प्रति किसी भी प्रतिबद्धता में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी मेलिसा को बड़े दर्द के साथ समझ आया कि उसने न केवल ईथन को खो दिया था, बल्कि उस पल अपनी प्रेम कहानी को फिर से बनाने का कोई भी मौका भी गंवा दिया था। वह कुछ डेट्स पर गई, अपना ध्यान भटकाने के अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन कुछ भी उस खालीपन को नहीं भर सका जो वह महसूस कर रही थी। अब किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रह गया था। कोई भी मुस्कान सच्ची नहीं लगती थी। कोई भी बातचीत उसकी दिलचस्पी नहीं जगाती थी। जिंदगी भूरे नीरस दिनों की एक श्रृंखला बन गई थी। समय के साथ मेलिसा ने अकेले आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ दी। कहीं और जाने की जगह न होने पर वह अपनी माँ बेटी के घर पर ही रही। दिन ब दिन अपनी गलतियों की यादों से जूझती रही। उसकी माँ ने मदद करने की कोशिश की, उसे नौकरी खोजने, नई क्लास लेने, नए लोगों से मिलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मेलिसा में कुछ भी करने की ताकत या प्रेरणा नहीं बची थी। एक दोपहर अपनी माँ के बरामदे में बैठी मेलिसा सूरज को ढलते हुए देख रही थी। एक छोटा बच्चा फुटपाथ पर दौड़ता हुआ गुजरा, जिसके पीछे उसके माता-पिता हंसते मुस्कुराते हुए चल रहे थे। उसने अपने सीने में एक जकड़न महसूस की जब उसे ईथन का एक परिवार शुरू करने का दिल से चाहा हुआ सपना याद आया। वह एक ऐसे दृश्य का सामना कर रही थी जो उसका हो सकता था, वह जिंदगी जो वह उसके साथ बना सकती थी अगर उसने एक बेमतलब के रिश्ते के लिए सब कुछ फेंक न दिया होता। समय बीतता गया और मेलिसा के दिन दर्दनाक यादों और गहरे पछतावे में डूब गए। वह और भी ज्यादा अकेली होती गई, यह देखते हुए कि उसने न केवल अपनी शादी बल्कि अपनी जवानी भी फेंक दी थी, साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सच में खुश होने का कोई भी मौका भी गंवा दिया था जो उससे सच में प्यार करता था। जो खुशमिजाज मोहक मुस्कान कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, वह गायब हो गई थी। अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, एक थका हुआ भाव और एक लगातार खामोशी थी जो उसकी मां को चिंतित करती थी। कहीं और ईथन छोटे बेंजामिन को समुद्र तट पर अपने पहले कदम उठाते हुए देख रहा था और सोफिया उसके बगल में मुस्कुरा रही थी। जिंदगी ने उसे फिर से खुश होने का मौका दिया था और उसने इसे बर्बाद नहीं किया। उसी समय मेलिसा अकेले ही अपने फैसलों के परिणामों का सामना कर रही थी। अपनी गलतियों से छोड़े गए खालीपन को ढो रही थी। उन दोनों को आखिरकार वही मिला जिसके वे हकदार थे। ईथन ने इतने दुख के बाद आखिरकार देखा कि जिंदगी की सबसे कठिन चुनौतियों के बाद भी सच्चा प्यार जीत सकता है। दूसरी ओर मेलिसा ने सबसे कठिन और क्रूर तरीके से सीखा कि जब आप उन लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपको हमेशा दूसरा मौका नहीं मिलता। अंत में यह स्पष्ट था कि हम जो निर्णय लेते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं और यह एक ऐसा सबक था जिसे ईथन और मेलिसा कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।
अगली बार मिलते हैं।